आपका स्वागत है स्मार्ट स्टडी फॉर एग्जाम में। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ा निर्वचन और व्याख्या। ये हमारा टॉपिक पेट के एग्ज़ाम में 10 नंबर का वेटेज रखता है और इससे 5-5 क्वेश्चन एक एक ग्राफ से आते हैं। और दूसरे एग्ज़ाम हो गए, एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, उसमें भी डीआई पूछी जाती है। तो आज तक जिन्होंने डीआई नहीं पढ़ी है वो पूरा वीडियो देखें, आपको डीआई सॉल्व करना आ जाएगा, क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ाऊँगा। बिल्कुल डिफिनीशन से बिल्कुल एडवांस लेवल के क्वेश्चन कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके साथ साथ एसएससी के स्टूडेंट जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डीआई, तो उनको मैं राइट अप्रोच बताऊंगा कि कैसे वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि पेट में हमें इतना टाइम मिलता है कि हम क्वेश्चन बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एसएससी में हमें इतना टाइम नहीं मिलता है। तो मैं राइट अप्रोच बताऊँगा क्वेश्चन को कैसे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में मेनली दो चीज़ें हम देखते हैं। एक तो वो ग्राफ कौन सा है, टाइप ऑफ ग्राफ, आरेख के प्रकार, और उसमें से हम वैल्यू कैसे लें। ये दो चीज़ें मेन हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम पहले देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ में पहले देखते हैं कि बार ग्राफ एक होता है, टाइप्स ऑफ ग्राफ में बार ग्राफ एक होता है। बार ग्राफ में ही बार ग्राफ हो गया, बार ग्राफ में ही हमारा एक सिंपल बार ग्राफ होता है और एक मल्टीपल बार ग्राफ होता है। उसी के साथ साथ एक हिस्टोग्राम ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है, और एक हमारा होता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिंपल लाइन ग्राफ और एक होता है मल्टीपल लाइन ग्राफ। ये हमारे कुछ बेसिक ग्राफ्स हैं जो हमारे पेट के एग्ज़ाम में और दूसरे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और भी इसके अलावा भी ग्राफ होते हैं, लेकिन वो हाई लेवल के होते हैं, वो इन पेट में और दूसरे एसएससी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, वो बैंकिंग में पूछे जाते हैं। रडार ग्राफ हो गया, एटसेट्रा। तो वो सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में वो आएगी नहीं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ से। पहले मैं आपको बताऊंगा डिफिनीशन और उसका मतलब क्या होगा, वो भी साथ में बताता चलूँगा। तो पहले हम देख लेते हैं बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ इक्विस्पेस्ड एंड इक्वी विद रेक्टेंगुलर बार्स फॉर ईच क्लास और कैटेगरी ऑफ डाटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बार ग्राफ होता है वो उसमें हम सबसे पहले यहाँ पे की पॉइंट हमारा है रेक्टेंगुलर। मतलब बार ग्राफ में हम रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल के माध्यम से हम उसको प्लॉट करते हैं डाटा को, जैसे यहाँ पे बगल वाले में किया गया है। तो इक्वी स्पेस्ड का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये इक्वी स्पेस्ड मतलब बराबर डिस्टेंस पे है, ये भी बराबर डिस्टेंस पे होगी, ये भी बराबर डिस्टेंस पे है। और इक्वी विद मतलब क्या हो गया कि इनकी जो चौड़ाई है, ये हर आयत की चौड़ाई सेम होगी। ये इसका मतलब ये हो गया। और हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। दंड आरेख प्रत्येक वर्ग या श्रेणी के लिए समस्थानिक और समान चौड़ाई वाले आयताकार दंडों का एक समूह होता है। इसमें हम आयत का उपयोग करते हैं। और उसके आगे क्या लिखा है, बार्स ऑफ अ बार डायग्राम कैन बी विजुअली कंपेयर्ड बाय देयर रिलेटिव हाइट। ब्रैकेट में लिखा है वन सेट ऑफ डाटा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एरिया है, जो बार्स जो इसके हैं, इसके जो बार्स हैं, इसका जो एरिया है, जो इसका इस आयत का आप देखेंगे, इसका एरिया ये कहाँ तक गया हुआ है, ये 120 के ऊपर तक गया हुआ है। तो इसका जो कंपैरिजन हम करेंगे तो इसके जहाँ तक ये आयत गई हुई है उतनी ही उसकी वैल्यू हो जाती है। जैसे 120 प्लस है कुछ, 120 प्लस। इसी तरह हम इसमें देखेंगे तो ये हम वाई एक्सिस पे देखते हैं इसकी वैल्यू के लिए। वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू दिखा रही है, 120, तो इसकी वैल्यू 120 है। ये 80 और 120 के बीच में है, मान लीजिए 100 के अराउंड होगी। तो इस तरीके से हम डाटा देखते हैं। और ये हमारा सिंपल बार ग्राफ, और ये बार ग्राफ होता है। और सिंपल बार ग्राफ क्या होता है, जो चीज़ ये ब्रैकेट में लिखी गई है कि वन सेट ऑफ डाटा। जैसे कि आप कोई स्टूडेंट, कोई क्लास के स्टूडेंट हैं, अब पूरे स्कूल के जैसे स्टूडेंट है, तो स्कूल में 5th क्लास भी होगा, 6th क्लास भी होगा, 7th। तो वो एक्चुअल में उनके नंबर कितने हैं, मतलब 5th क्लास में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो मान लिया 120 हैं। 6th में मान लिया 80 पढ़ रहे हैं, इसमें 60 पढ़ रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ पे हम सिर्फ एक सेट डाटा देख रहे हैं। और वो सेट किस चीज़ का है, वो सेट है नंबर ऑफ स्टूडेंट का। वो नंबर ऑफ कुल संख्या कितनी है उन स्टूडेंट की, वो चीज़ का सिर्फ और सिर्फ एक सेट है यहाँ पे डाटा का। और वो डाटा कौन सा है, वो डाटा है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट का। तो हम एक सेट ऑफ डाटा कंपैरिजन करते हैं। और जब हम इस डाटा को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, वो भी आयत की सहायता से, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इसी को हम कहते हैं सिंपल बार ग्राफ।
ये होता है सिंपल बार ग्राफ। अब इसी में एक पार्ट होता है मल्टीपल बार ग्राफ, वो भी देख लेते हैं इसी के साथ ही में। मल्टीपल बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ बार ग्राफ आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू और मोर सेट्स ऑफ डाटा। जैसे इसमें हम एक सेट ऑफ डाटा देखते हैं सिंपल बार ग्राफ में, इसमें हम दो सेट ऑफ डाटा देखते हैं, दो या दो से अधिक। और इसमें भी हम सेम आयत का ही सहारा लेते हैं बनाने के लिए। तो इसमें कैसे देखते हैं, जैसे कोई कंपनी है वो 2013-14 में एक साल के अंदर वो कुछ एक्सपोर्ट करती है और कुछ इंपोर्ट आयात और निर्यात करती है, आयात और निर्यात करती है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि एक आयात वाला हो गया और एक निर्यात वाला हो गया। इन दोनों का ये अलग सेट हो गया जो आयात का है, और एक इंपोर्ट का हो गया, ये दूसरा सेट हो गया डाटा का। तो हम दो सेट ऑफ डाटा को कंपेयर कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट को भी साथ में कर रहे हैं और इंपोर्ट को भी कर रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पे देखिए ब्लू कलर से जो यहाँ शो कर रहा है वो एक्सपोर्ट को, ये वाली जो आयत है ब्लू कलर वाली, ये हमारी एक्सपोर्ट को डिनोट कर रही है, और रेड से जो है इसके बगल वाली आयत ये हमारी इंपोर्ट को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक ही ग्राफ से दो चीज़ों को, दो सेट ऑफ डाटा कंपेयर कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का भी कंपैरिजन कर रहे हैं, इंपोर्ट का भी कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब इस तरीके से दो आयत बन के आती हैं तो आप देख के समझ जाइए कि ये मल्टीपल बार ग्राफ है। और एग्जाम में सिर्फ मैक्सिमम दो ही आयतों का यूज़ होगा, तो हम केवल दो ही को देखेंगे। और यहाँ जैसे मोर सेट्स ऑफ डाटा लिखा तो 3, 4, 5 ऐसा हो सकता है, लेकिन कभी एग्जाम में आया नहीं है और ना ही आगे आएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही लेंदी हो जाता है, तो एग्ज़ाम में वो नहीं आ सकता है। तो ये हमारा हो गया मल्टीपल बार ग्राफ। इसमें और सिंपल बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, वहाँ एक सेट ऑफ डाटा कंपैरिजन करते हैं, यहाँ दो सेट ऑफ डाटा का कंपैरिजन करते हैं। तो जैसे ये ग्राफ में मैंने आपको बता दिया मल्टीपल बार ग्राफ हो गया। अब हम देख लेते हैं हिस्टोग्राम ग्राफ क्या होता है। हिस्टोग्राम क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ रेक्टेंगल्स विद बेस एज द इंटरवल बिटवीन क्लास बाउंड्रीज एंड विद एरियाज प्रोपोर्शनल टू द क्लास फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या रहता है, जैसे आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, और वहाँ पे ऐसे कोई डाटा दिया गया है, और डाटा किस चीज़ का है, वहाँ डाटा हर एक स्टूडेंट के इंडिविजुअल हाइट का नहीं है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 160 हो गया, 160 से 169, यहाँ पे हो गया 160 से 169, मान लीजिए उसकी हाइट का ये एक वर्ग अंतराल दिया है 160 से 169। ये एक्चुअली में क्या दिया गया है, ये वर्ग अंतराल दिया गया है, मतलब 160 सेंटीमीटर से 169 सेंटीमीटर के कुल कितने छात्र हैं। तो मान लीजिए यहाँ 2 हैं, तो हमने हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल हाइट नहीं लिखी, हमने 2 स्टूडेंट का उसकी क्लास इंटरवल में बांट दिया, वर्ग अंतराल में बांट दिया। तो इसको अब हम ग्राफ से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 160 से 169 सेंटीमीटर के कितने छात्र हैं, ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है कि नंबर कितने हैं वो, तो एक्चुअल में यहाँ पे 2 हैं। ये हम वाई एक्सिस पे देखते हैं कितनी वैल्यू लिखी है, 2। 170 से 179 के बीच कितने हैं, 4। इसी तरह 180 से 189 सेंटीमीटर के बीच कितने हैं, 5। 190 से 199 के बीच कितने हैं, 4। 200 से 209 के बीच 1। तो इस तरीके से हम हिस्टोग्राम ग्राफ में डाटा को देखते हैं। और हिस्टोग्राम ग्राफ क्या होता है, जहाँ भी डाटा को वर्ग अंतराल में बांटा गया होगा उसी को हम हिस्टोग्राम, जब हम उसको प्लॉट करते हैं तो वो हिस्टोग्राम बनता है। जैसे ये बना हुआ है, ये आपको हिस्टोग्राम ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पाई चार्ट ग्राफ। पाई चार्ट ग्राफ क्या होता है, पाई चार्ट ग्राफ, पाई ग्राफ इज अ कंपोनेंट डायग्राम बट अनलाइक अ बार डायग्राम। पाई आरेख एक घटक आरेख है, लेकिन दंड आरेख से अलग प्रकार का है। इसका मतलब क्या हुआ घटक आरेख का, घटक आरेख का मतलब ये होता है जैसे कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी होती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है एयर कंपोनेंट, जैसे हवा है, हवा मान लिया ये पूरी हवा है, ये पूरी हवा है, तो हवा कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसमें, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और अदर गैसेज होते हैं। जब इसके कंपोनेंट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए ये 78% का हो गया, 21% का हो गया, ये 21 हो गया, 78 हो गया और ये हमारा 1% हो गया। तो जब हम इसके कंपोनेंट को, जब इसको हम कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी एक सर्किल में, इसके आगे का पढ़िए, हेयर इट इज़ अ सर्किल हुज एरिया इज प्रोपोर्शनली डिवाइडेड अमंग द कंपोनेंट।
मतलब क्या है कि यहाँ पे हम एक सर्किल की सहायता लेते हैं अपना ग्राफ बनाने के लिए। यहाँ पे हम सर्किल की सहायता लेते हैं और वो सर्किल क्या शो करता है, ये सर्किल हमारा एक पूरी चीज़ को डिनोट कर रहा है। अब वो जो पूरी चीज़ है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, वो 2 से बन सकती है, 5 से बन सकती है, 6 से बन सकती है, जितने से भी। तो उनका उस चीज़ का, उसके जो कंपोनेंट है उसका उस पूरी चीज़ में कितने परसेंट हिस्सा है, कितने परसेंट वो चीज़ उसके अंदर मिली हुई है, ये चीज़ हमें शो कर रहा है। अब जैसे एग्जांपल जो बगल में ग्राफ बना है उससे देख लेते हैं। जैसे ये है सेल्स चार्ट, ये कोई भी कंपनी है, अब वो मान लीजिए 1 महीने या 1 साल में किसी भी टाइम पीरियड में वो टोटल कितनी सेल कर रही है। अब वो सेल कर रही है तो उसकी सेल किस चीज़ों पे डिपेंड करेगी, जो उसके पास आइटम्स हैं, जो उसके पास आइटम है। जैसे आप स्टेशनरी पे जाएंगे तो कुछ इरेज़र सेल करता है, कुछ वो रबड़ सेल करता है, और इरेज़र हो गई और आपका पेन हो गया और आपकी पेंसिल हो गई, ये सारी चीज़ें वो सेल करता है। तो एक्चुअल में उसकी जो सेलिंग टोटल जो बनेगी वो किन किन चीज़ों से बनेगी, वो जितने वो पेन बेचेगा, जितने वो पेंसिल बेचेगा, जितनी वो इरेज़र बेचेगा, रबड़, इन सारी चीज़ों से मिलके उसकी सेल पूरी आएगी। उसी तरीके से सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है। जैसे कोई कंपनी है वो टोटल सेल अपनी करती है, जिसमें अपनी सेल में वो बेचती क्या क्या है, वो टॉय भी बेचती है, फर्नीचर भी बेचती है, होम डेकोरेशन का सामान बेचती है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचती है। अब वो कितने परसेंट जो उसकी सेल्स है उसमें टॉयज़ बेच के कितने परसेंट की सेल करी, तो वो 14% की है। अब क्योंकि यहाँ देखिए टॉय के बगल में ब्लू साइन है, तो ब्लू वाले डाटा में क्या है 14%, तो टॉयज़ जो उसकी सेल है उसका टॉयज़ का उसमें 14% का हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ। अब ये फर्नीचर 43% का हिस्सा है उसकी सेल में, 15% का है होम डेकोरेशन का, इलेक्ट्रॉनिक्स का है 28% का। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी टोटल सेल किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, उसके इंडिविजुअल जो उसका सामान है उन चीज़ों पे वो डिपेंड कर रही है। टॉयज़ हो गया, फर्नीचर हो गया, होम डेकोरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसकी घटक हो गई, इसकी सेल्स की घटक हो गई हैं, सेल्स के कंपोनेंट हो गए हैं कि इन सारी चीज़ों को बेच के पूरी टोटल सेल निकाली गई है। तो ये हमारा होता है पाई चार्ट ग्राफ, और इसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। ये इसका मेन पॉइंट हो गया। आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ भी 2 तरीके की हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर ही टाइप्स ऑफ ग्राफ में देख लिया था आपने। सिंपल लाइन ग्राफ चार्ट यूज टू शो इंफॉर्मेशन दैट चेंजेस ओवर टाइम। इन दिस ग्राफ ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल इज ट्रैक्ड। एग्जाम्पल टेम्परेचर चेंज ओवर टाइम। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे कि आप सुबह जग रहे हैं, आप 5 बजे जगे, इस ग्राफ से समझते हैं। आप 5 बजे जगे, 5 बजे आप जगेंगे तो टेम्परेचर कम होगा, 8 बजे का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, 11 बजे का फिर और टेम्परेचर बढ़ेगा, 2 बजे मान लीजिए वही सेम रह रहा है, 5 बजे कम हो जाएगा, फिर 8 बजे भी मान लीजिए वो सेम रह रहा है। तो यहाँ पर एक टाइम के लिए एक ही उसका टेम्परेचर है, एक टाइम पे उसका एक ही टेम्परेचर आ रहा है। ये देखिए एक टाइम पे उसका एक ही टेम्परेचर आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका टेम्परेचर, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। एक ही है टेम्परेचर, एक ही डाटा हमारा है, वो भी है टेम्परेचर का, और डिपेंड किस पे कर रहा है, टाइम पे। तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, एक। तो जब जहाँ भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो वहाँ पे जैसे 5 बजे हमारा ये पॉइंट आएगा, फिर ये आएगा, और आपको पता होगा 2 पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो यहाँ पे हम सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो देखिए स्ट्रेट लाइन बनती ही जा रही है। ये हो गई, ये हो गई आपकी, यहाँ से पॉइंट मिला, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, फिर यहाँ आ गई, ऐसे आ गई, ये आ गई, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। तो इसी को हम कहते हैं लाइन ग्राफ। यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो वो सिंपल लाइन ग्राफ। जहाँ भी आप इतना ऐसे समझ लीजिए कि जहाँ भी आपको एक लाइन दिखेगी वो होगा आपका सिंपल लाइन ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो है टेम्परेचर, जो कि चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये हो गया हमारा सिंपल लाइन ग्राफ। अब इसमें आ जाता है एक मल्टीपल लाइन ग्राफ, वो भी साथ में देख लेते हैं। मल्टीपल लाइन ग्राफ क्या होता है, इन दिस ग्राफ मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल इज चार्टेड ऑन द ग्राफ एंड कंपेयर्ड ओवर अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से है ये देख लेंगे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है वो देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है आगे ऑफन टाइम, जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी का इनकम और उस कंपनी का एक्सपेंडिचर, उसकी आय और उसका व्यय ओवर द ईयर्स। तो यहाँ जो ईयर्स हैं, ईयर्स तो चेंज होंगे ही होंगे,
वो तो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, ईयर तो चेंज होंगे ही। तो ईयर जो चेंज हो रहे हैं ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जैसे इनका आय है 1988 में, जैसे यहाँ पे ब्लू कलर से हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ब्लू कलर से जो हमारा शो कर रहा है वो इनकम को शो कर रहा है। तो ब्लू कलर से यहाँ पे ये जो पॉइंट आया है ये हमारा इनकम को शो करेगा। यहाँ पे ये, यहाँ पे ये हमारे पॉइंट जो हैं ये हमारी इनकम को शो करेंगे। और जो ये रेड पॉइंट से है, ये हो गया, ये हो गया, ये हमारे जो है ये एक्सपेंडिचर को शो कर रहे हैं, और ये एक्सपेंडिचर को शो कर रहे हैं। अब देखिए कि 1980 इस ग्राफ से हम क्या समझते हैं कि 1988 में उसकी इनकम ये थी और एक्सपेंडिचर ये था। 1989 में फिर वो चेंज हुआ, इनकम चेंज हो गई और एक्सपेंडिचर चेंज हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, दो सेट ऑफ डाटा हो गए ना, यहाँ पे इनकम भी चेंज हो रही है, एक्सपेंडिचर भी चेंज हो रहा है। तो हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं ओवर टाइम के रिस्पेक्ट में हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो सेट ऑफ डाटा हो गए तो दो लाइन आएंगी कि हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे हमने मल्टीपल बार ग्राफ में देखा था, दो सेट का कर रहे थे तो वहाँ दो आयत आ रही थी। यहाँ पे हम दो चीज़ों का फिर वो लाइन ग्राफ में हम दो चीज़ों का कर रहे हैं तो यहाँ दो लाइन आ जाएंगी। तो ये सिंपल इसका ये मतलब हो गया। आप इससे डाटा कैसे देखेंगे, जो वाई एक्सिस के सामने इसकी वैल्यू होगी, इस पॉइंट के आगे जो वाई के सामने वैल्यू होगी वो इनकम की वैल्यू हो जाएगी, और इस पॉइंट रेड वाली लाइन के सामने जो वाई की वैल्यू होगी वो आपकी एक्सपेंडिचर की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसमें से डाटा देखते हैं। ये हो गया बिल्कुल बेसिक तरीके से, मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके से हम इसमें डाटा देखते हैं और इस तरीके के ग्राफ होते हैं। चलिए, पिछली बार हमारे पेट में जो क्वेश्चन आए थे उससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, और इस बार जो आएंगे थोड़ा हमें हिंट मिल जाएगी कि इस तरीके के क्वेश्चन हमें इस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पेट में जो ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और ये टाइप 1 है। अब आप ये ग्राफ देख के ही समझ सकते हैं, एक रेक्टेंगल का यूज़ हुआ है तो मतलब ये कौन सा ग्राफ है, ये सिंपल बार ग्राफ है। यहाँ एक आयत का यूज़ हो रहा है तो मतलब बार ग्राफ है, और एक आयत का यूज़ हो रहा है तो सिंपल बार ग्राफ है। आप देखते ही अब समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में भी बताता हुआ चलूँगा, और उसको कैसे जल्दी करेंगे मैं दो तीन तरीके बताऊँगा एक ही क्वेश्चन करने को। तो आप जल्दी से वो क्वेश्चन सॉल्व, एसएससी वाले स्टूडेंट जल्दी से वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और पेट वाले स्टूडेंट्स हमें बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द यहाँ पे ग्राफ किस चीज़ का दिया है, मैं हिंदी मीडियम वाले छात्रों को बता देता हूँ। प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इन मैट्रिक टन, मतलब कि रॉ वूल ऊन का कितना उत्पादन हो रहा है वो हमें उत्पादन दिया है मैट्रिक टन में। इसका मतलब सिंपली ये हो गया। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ड्यूरिंग द लास्ट 4 years द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इंक्रीज्ड बाई हाउ मच % ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 4 year। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन जो लास्ट के 4 साल में है वो कितने % इंक्रीज हो गया है पहले के 4 साल में जो उत्पादन हुआ है उसकी अपेक्षा में। ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो हमें पहले निकालना है कि लास्ट 4 years का, तो लास्ट 4 years आपको डाटा में देख के ये पता चल रहा है लास्ट 4 years हैं, और पहले के 4 साल कौन से हैं, पहले के 4 साल ये हैं। तो हमें इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है कि कितने % लास्ट के जो 4 साल हैं उनका उत्पादन कितने % पहले वाले 4 सालों से अधिक है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल उत्पादन 4 सालों में हुआ कितना है। तो टोटल उत्पादन कितना हुआ है, तो हम इन सारे डाटा को 76, 58, 68 और 73 इन डाटा को हम जोड़ देंगे। तो अब जोड़ दीजिए, 8 6 14, 14 8 22, 22 3 25, 5 2 हासिल आ गया, 7 2 9 6 15, 15 5 20 27, ये हमारा आ गया 27। तो ये हमारा लास्ट 4 year का डाटा आ गया 275। अब इसी तरीके से हमें फर्स्ट 4 year का जोड़ना है। तो F से मैंने फर्स्ट दिखा दिया। फर्स्ट 4 ईयर में हम क्या करेंगे, 56, 51, 53 और 65, ये 4 साल का डाटा है। तो इन 4 साल के डाटा को हम ऐड कर देंगे। 6 7 7 3 10, 10 5 15, हासिल आ गया 1, 6 1 7 7 5 12, 12 5 17, 5 22, ये आ गया आपका 225। तो ये हमारा टोटल निकल के आ गया कि हमारा लास्ट 4 years में और फर्स्ट 4 years में कितना कितना उत्पादन हुआ है, टोटल हमने निकाल लिया। अब हमसे पूछा गया है कितने % अधिक है, और किससे तुलना में करनी है, फर्स्ट 4 years से। जिससे तुलना की जाती है वो डिवाइड में नीचे आता है। पहले हम ये निकाल लेते हैं कि एक्चुअल में कितना अधिक है। एक्चुअल में कितना है, इसको माइनस कर देंगे 50। तो एक्चुअल में लास्ट 4 years
50 ज़्यादा है फर्स्ट 4 ईयर्स से। अब हमें इसका परसेंट निकालना है, तो 50 ये ज़्यादा है, और कितने से हमें कंपैरिजन करना है? पहले के 4 सालों से। तो पहले के 4 साल में कितना उत्पादन हुआ था? 225, और इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो गुणे 100। तो अब इसको काट दीजिए, 25 से कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 निम्मा 225। ये हमारा क्या आ गया? 2/9, 2 गुणे 100 ऊपर हो जाएगा तो 200 ऊपर बन जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 200, नीचे आ जाएगा 9। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 दूनी 18, 2 0, 9 दूनी 18, फिर 2 आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 22.2%, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अब एसएससी वाले स्टूडेंट इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं? तो आपको इन सारी चीज़ों के लिए आपको बेसिक चीज़ें जैसे अर्थमेटिक के जो ऑपरेशंस होते हैं, परसेंटेज हो गया, रेशियो, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको उसमें भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम आपको पेट में जो अर्थमेटिक का पोर्शन है वो भी आपको एक वीडियो में और शॉर्ट माध्यम से और बेसिक माध्यम से बिल्कुल आपको समझा देंगे, जिससे आप मैथ्स में कुल ये 20 नंबर का, 10 नंबर का ये डीआई हो गया, 10 नंबर की टेबल आती है और 5 नंबर का अर्थमेटिक आता है, जिससे आप 25 में 25 नंबर आराम से ईजिली ला सकते हैं। तो अब जैसे एसएससी वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको जल्दी करने के लिए आप इन्होंने इतना जोड़ा, लास्ट का कितना आया था 275, और फर्स्ट 4 का कितना आया था 225। अब वो इसको सॉल्व ना करके यहाँ डायरेक्ट रेशियो ले लेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो कॉमन चीज़ें होंगी वो यहाँ से कट जाएंगी। तो 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 11 रेशियो, यहाँ 25 से कटेगा, 25 निम्मा 225, 11 रेशियो 9। अब यहाँ पे ये देखिए शॉर्ट हो गया डाटा। अब हमें पता है 11 9 से कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। किससे बड़ा है? कंपैरिजन इससे कर रहे हैं, तो 2/9 गुणे 100। तो 1/9 की वैल्यू आपको पता होगी, 1/9 होता है 11.11%, और इसका ये डबल है तो 11.11 का डबल 22.2%। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8 ईयर्स वॉज। हिंदी में इसको बता देता हूँ कि ये 8 साल में जो ये प्रोडक्शन हुआ है रॉ वूल का, उसका औसत क्या है? उसका औसत क्या है हमें ये निकालना है। तो आपको औसत अर्थमेटिक का पार्ट है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और तो एवरेज सिंपली मतलब क्या होता है, इतना मैं बता देता हूँ। एवरेज का मतलब होता है टोटल नंबर सम, जितने भी डाटा दिया है उनका सम। जैसे सबका निकालना है तो सबका सम, और टोटल कितने नंबर्स हैं, वो कितने नंबर्स का डाटा दिया गया है, टोटल नंबर। इसका सिंपली मतलब ये होता है एवरेज बराबर। तो सम हम कर लेते हैं। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पहले के 4 साल और आखिरी के 4 साल का सम किया था, इन 4 सालों का। ये चीज़ें जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया तो उसका डाटा हमें आगे काम आ जाएगा। और इन 4 साल का, जब इन 4 साल को इस 4 साल के साथ मिला देंगे तो टोटल 8 साल हो जाएगा। यही चीज़ हमें निकालनी है सम। तो पहले कितना आया था 275, लास्ट के 4 ईयर्स का, और पहले के 4 ईयर्स से कितना आया था 225। जोड़ दीजिए, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 500। ये कितनी वैल्यू आ गई? सम हमारा आ गया 500। सम हमारा आ गया 500। और डिवाइड किससे करते हैं? टोटल नंबर कितना है यहाँ? 8 साल का निकालना है, 4 ये हो गए, 4 ये, तो इसको डिवाइड कर देंगे 8 से। तो 8 6 48, 2 0, 8 दूनी 16, 4 8 5 40। इसका आंसर क्या हो गया? 62.5। 62 ऑप्शन सी, 62.5 मेट्रिक टन। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम परसेंट डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ओवर द प्रीवियस ईयर वॉज इन द ईयर। इसका हिंदी मतलब क्या हुआ कि अधिकतम प्रतिशत की कमी किस साल में आ रही है पिछले साल की तुलना में। हमें कमी निकालनी है। तो सबसे पहले जिन भी सालों में इंक्रीमेंट हो रहा होगा वो साल हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें तो इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन ने पूछा है डिक्रीमेंट। तो देखिए यहाँ से 56 से पहले वाले से क्या हो रहा है पिछले साल की तुलना में? यहाँ डिक्रीमेंट हो रहा है, तो हम ये वाला साल देखेंगे। यहाँ 51 से 53 हो रहा है, तो हम ये साल देखेंगे ही नहीं। यहाँ बढ़ रही है 51 से 53, यहाँ 53 से 65 हो रहा है, ये भी नहीं देखेंगे। 65 से 76 हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी नहीं देखेंगे। यहाँ देखिए 76 से 58 हो रहा है, ये कम हो रहा है, यहाँ डिक्रीमेंट है, तो हम ये वैल्यू देखेंगे। यहाँ बढ़ रही है 58 से 68, ये भी नहीं देखेंगे। 68 से 73, ये भी नहीं देखेंगे। तो एक्चुअल में हमें केवल 2 साल देखने हैं, एक तो 14-15, एक हमें ये साल देखना है, 14-15 वाला देखना है, और 18-19 वाला देखना है। तो जब हम ये डाटा देख के ही
हमने ये बता दिया कि या तो हमारा उत्तर 14-15 होगा, क्योंकि केवल दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हमारा 18-19 होगा। तो हम ये क्वेश्चन ही देख के हम ए ऑप्शन काट देंगे। 14-15 मतलब ये हो सकता है, ए ऑप्शन हो सकता है, या तो 18-19 हो सकता है, डी ऑप्शन। बी और सी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है ही नहीं। हमने सिर्फ डाटा देख के ही बी और सी अपना ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया कि वो हो ही नहीं सकता है। अब इन दोनों में कौन सा होगा वो चेक कर लेते हैं। अब पहले वाले में देखिए 2014-15 में कितना डाटा कम हुआ है, 56 से 51 आया है, तो मतलब कितने कमी आई है, 5 की। कितने से कमी आई है, पिछले साल से तुलना करनी है, तो पिछले साल में कितना था डाटा, 56, और इसका परसेंट हमें देखना है, तो गुणे 100। अब इसी तरह हम इसमें देख लेंगे 18-19 में कितने की कमी है, 16-2 18, 18 की कमी है। कितने से कमी हुई है, 76 से, गुणे 100। अब दोनों नंबर में गुणे 100 करना है, तो हमें इंटू 100 हटा देंगे, क्योंकि वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी गुणे 100 करने से, चाहे फिर पहले में गुणा 100 करे चाहे दूसरे में। तो एक्चुअल में अब हमें ये निकालना है कि इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन है। जो नंबर बड़ा होगा वही डिक्रीमेंट भी बड़ा होगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, हर में यहाँ है 76, यहाँ है 56। आप तो इस वैल्यू को देख के बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन वो स्टूडेंट जो थोड़े जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं था, उनके लिए मैं बेसिक तरीके से बता देता हूँ कैसे हम देखते हैं। जैसे कहीं भी आपको कोई फ्रैक्शन दिखे, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके। तो आप एक चीज़ ये नोटिस करिए कि जितना उसका हर मतलब डिनोमिनेटर, जितना उसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतनी ही वो वैल्यू छोटी होगी। कैसे, जैसे आपको एक नंबर लिखा हुआ है 4/6, अब आपको एक नंबर लिखा गया है 4/10, 4/10। अब इसको आप फ्रैक्शन डेसिमल में चेंज करिए तो कितना आ जाएगा, 0.636, 0.6666 आता जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 0.4। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ 0.4। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये नंबर 6, इसका हर 6 है, इसका हर 10 है, और ऊपर दोनों सेम है। तो यहाँ हर छोटा है, ये बड़ा है, तो जितना बड़ा हर है उसकी वैल्यू देखिए उतनी ही छोटी होगी, 0.4। जितना हर इसका छोटा है उसकी देखिए 0.66, इससे तो बड़ा ही है। तो मतलब हर जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा एक्चुअल में वो नंबर उतना ही छोटा होगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब जैसे सेम चीज़ p/q, ये हो गया फ्रैक्शन हमारा। अब हम q को सेम रखते हैं, p को चेंज करते हैं, तो देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो ऊपर नीचे हमने लिखा /2, ऊपर हमने लिखा 5/2। अब सेम हम इसको 2 रखते हैं और ऊपर हमने कर दिया 7 कर दिया। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, 2.5, यहाँ से क्या आ रही है, 3.5। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम हर न्यूमरेटर को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम न्यूमरेटर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वो नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो नंबर बढ़ रहा है। ये बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया नंबर्स को देखने का। अब हमारे 2 फ्रैक्शन थे, उनका कंपैरिजन इसी तरीके से करा, कैसे हम चेक करते हैं। तो पहला हमारा कितना चेंज, पहला हमारा क्या फ्रैक्शन था, 5/56। दूसरा कितना था हमारा, ये हमारा था 16-2 18, 18/76। अब मैं इस वाले फ्रैक्शन में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ऊपर नीचे कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर इससे बड़ा हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारा 112, ये हो जाएगा 10, ये हमारा है 18/76। अब ये आप देख के अब आप समझ सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है। अब अंश की तुलना कर लेते हैं न्यूमरेटर की, यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है। इसका मतलब कि ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये जो नीचे बड़ी संख्या है, एक्चुअल में उस संख्या को बहुत छोटा बनाई दे रही है, और ये यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है और अंश भी बड़ा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये नंबर बड़ा होगा। तो सबसे ज़्यादा डिक्रीज किस में हुआ है, 2017-18 में, 18-19 में। सबसे ज़्यादा डिक्रीमेंट किस में हुआ है, 2018-19 में, ऑप्शन डी। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, सारी चीज़ें समझाते हुए चल रहा हूँ। द प्रोडक्शन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इन 2014-15 वॉज
ऑफ द प्रोडक्शन इन 2019-20। इस क्वेश्चन का हिंदी मतलब मैं समझा दे रहा हूँ कि 2014-15 में जितना उत्पादन हुआ है वो 2019-20 में उत्पादन का कितना है मतलब कितने गुना है। हमें कंपैरिजन किससे करना है 2019-20 में, लास्ट में क्या वैल्यू लिखी है 2019-20, हमें कंपैरिजन किससे करना है 2019-20 से, तो डिवाइड में 19-20 का डाटा नीचे आएगा। इतना आप समझ गए। तो चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। 14-15 हमने देखा, डायरेक्ट हम 14-15 वाले इस डाटा में आ गए। 14-15 में हम इस डाटा में आ गए। 14-15 में क्या वैल्यू दी गई है, हमने यहाँ से वैल्यू उठाई 51, इसको हमने भाग दे दिया, इसको हमने भाग दे दिया, इसको हमने भाग दे दिया। किससे भाग देना है, कंपैरिजन किससे करना है, वही बटे में नीचे आता है 19-20 से। तो 19-20 में कितना डाटा है 68, हमने 19-20 वाले में गए, ऊपर देखा डाटा है 68, हमने इसको इससे डिवाइड दे दिया कि कंपैरिजन हमें 19-20 वाले डाटा से करना है। ये देखिए 17 से कट रहा है, 17 तियाँ 51, 17 चौक 68, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 51 है वो 68 का 3/4 है। तो यही चीज़ हमसे पूछी गई थी कितने गुना है, 3/4 गुना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं पहले साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल वॉज इन द ईयर। अब इसमें पूछा है कि मैक्सिमम राइज कितना हुआ है रॉ वूल का। इसमें हमें कंपैरिजन तो किसी ईयर से करना नहीं है, हमें सिंपली पूछना, सिंपली क्वेश्चन पूछा है कि किसमें अधिकतम उत्पादन हुआ है राइज मतलब कितना बढ़ा है, अधिकतम कितना बढ़ा है उत्पादन और कौन से साल में बढ़ा है, हमें ईयर बताना है। तो हम ये डाटा देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे तो घटा है, तो ये चीज़ हम देखेंगे ही नहीं। यहाँ पे पहले 14-15 में 2013 ये देखिए घटा है, ये हम देखेंगे ही नहीं। 51 से 53 हुआ है तो कितना बढ़ा है 2 बढ़ा है। 53 से 65 हुआ है कितना बढ़ा है 12। 65 से 76 हुआ है कितना बढ़ा है 11। 76 से 58 है तो घटा है, देखेंगे ही नहीं क्योंकि हमें राइज बताना है। 58 से 68 कितना बढ़ा है 10, और 68 से 73 5। अब आप देखिए कौन सा ज़्यादा बढ़ा है 12, ये ज़्यादा बढ़ा है, आपने देख लिया। और ये किस साल में बढ़ा था, ये 53 से 65 जब हुआ है तब बढ़ा है। तो 65 जब हुआ है उसका साल के कौन सा है 2016-17। तो मैक्सिमम इंक्रीमेंट कौन से साल में हुआ है 2016-17 में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 2016-17। ये हमने बहुत ही ईजिली पेट में आया था, बहुत ही ईजिली हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब एक और क्वेश्चन हमारा पेट में आया था, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, 2 शिफ्ट थी और दोनों में 2-2 क्वेश्चन आए थे DI से। 5 नंबर का वो था, 5 नंबर का ये था। अब ये सेम टिकटो ऐसा यही क्वेश्चन आया था, ये शिफ्ट 1 में टाइप 2 आया था। अब इसको मैं पढ़ देता हूँ। द ग्राफ शोज द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ हिस्ट्री टू जियोग्राफी ऑफ 7 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। क्या कह रहा है कि यहाँ पे रेशियो दिया गया है हिस्ट्री से ज्योग्राफी का। ये चीज़ आपको बहुत नोटिस करनी है। अब ज्योग्राफी से हिस्ट्री नहीं कर सकते हैं, यहाँ हिस्ट्री से ज्योग्राफी है, तो इसका मतलब क्या है कि हिस्ट्री H से दिखा दे रहे हैं और जियोग्राफी G से। ये हो गया H, ये हो गया हमारा G। तो ये हमें डाटा दिया है, तो मतलब ऊपर जो डाटा है वो हिस्ट्री का है, नीचे जो डाटा है वो जियोग्राफी का है। इस चीज़ के लिए हम ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि ऊपर जो डाटा है वो हिस्ट्री का है, नीचे डाटा जियोग्राफी का, और ये 7 स्टूडेंट का दिया गया है। अब अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉट लेस मार्क्स इन हिस्ट्री देन जियोग्राफी। अब इसमें पूछा है कि हिस्ट्री में मार्क्स कितने छात्रों ने हिस्ट्री में मार्क्स कम पाए हैं ज्योग्राफी की तुलना में। अब चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डाटा एक्चुअल में क्या दिया है, H/G का दिया है। तो पहले वाले में आप पहले स्टूडेंट के लिए दिखेंगे, यहाँ से डाटा उठाया 0.65। 0.65 का मतलब क्या हुआ, और यहाँ 0.65 दिया है, तो मतलब जहाँ कुछ नहीं होता है वह बटा 1 होता है, बटा 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ इस डाटा का कि अगर हिस्ट्री में उसे 0.65 नंबर मिले हैं तो जियोग्राफी में उसे 1 नंबर मिला है। हम रेशियो को आमने सामने कंपेयर कर देते हैं। अगर जियोग्राफी में उसे 1 नंबर मिला है तो हिस्ट्री में उसे 0.65 नंबर मिला है। अब आप इसको अगर पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 13, नीचे आ जाएगा 20, ऊपर आ जाएगा 13
और नीचे कितना आ जाएगा 20। अब आप नंबर को कंपैरिजन कर सकते हैं, 13 20। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हिस्ट्री में अगर 13 नंबर मिले हैं तो जियोग्राफी में उसे 20 नंबर मिले हैं। तो अब डाटा देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि हिस्ट्री में से कम मार्क्स मिले हैं पहले वाले को। हमसे यही पूछा है कि किसको कम मार्क्स मिले हैं, तो अब इसमें से देख के आप बता सकते हैं कि हिस्ट्री वाले को ज्योग्राफी की तुलना में कम मार्क्स मिले हैं। तो मतलब पहला वाला स्टूडेंट जो है वो हिस्ट्री में कम मार्क्स पाए, तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। तो जिसमें पहला नहीं है, डी में भी है, सी में भी, तो पहला ए में नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है हमारा। अब हम डायरेक्ट ही कंपैरिजन करेंगे, पॉइंट नहीं हटाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट ही वो कंपैरिजन हो जाता है। वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कैसे। अब अभी मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि P/Q के फॉर्म में कोई नंबर लिखा रहता है। तो अगर मान लीजिए Q बड़ा है P से, अगर मान लीजिए ये 4 है और ऊपर है 2, ठीक है, नीचे नंबर बड़ा है, P ऊपर हर से, ऊपर अंश से हर बड़ा है, तो हमेशा इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5। इसकी वैल्यू हो गई 0.5। तो अब P को बड़ा कर देते हैं। ऊपर P को हमने रख दिया 3 और Q को रख दिया हमने 2। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। ये कितने आ रही है 1.5। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या ऊपर वाले से छोटी है, तो हमेशा 1 से बड़ा इनका रेशियो आएगा। और यहाँ पे अगर नीचे वाला हर बड़ा है अंश से, तो हमेशा वो 0 से 1 के बीच में नंबर आएगा। ये चीज़ हम यहाँ से सीख गए। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि हिस्ट्री में किसे कम मार्क्स मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेशियो जो है, रेशियो जो है वेट अ सेकंड, इसका रेशियो, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो रेशियो है, जो नीचे का अगर नंबर बड़ा है तो उसकी वैल्यू 0 पॉइंट में आएगी। नीचे अगर नंबर बड़ा है तो उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी। और ऊपर इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे जियोग्राफी में उसे ज़्यादा, इसका रेशियो का मतलब तो यही है, नीचे ज्योग्राफी ऊपर हिस्ट्री है। तो मतलब जिसको जिसको ज्योग्राफी में ज़्यादा मार्क्स मिले होंगे हिस्ट्री की तुलना में, उनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आई होगी, उनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आई होगी। अभी हमने देखा कि Q जिसका बड़ा होगा, P/Q में Q बड़ा होगा, तो वो P से बड़ा Q होगा, तो वो 0 से 1 के बीच में वैल्यू आती है। तो हमें यही चीज़ निकालनी है कि ऊपर की वैल्यू कम किस में है, तो कम उसमें होगी जिसमें कि 0 से 1 के बीच में रेशियो आया होगा। तो 0 से 1 के बीच में रेशियो किस किस का है, 0 से 1 के बीच में रेशियो है हमारा 0.65 पहले वाले स्टूडेंट के लिए, 0.85 इसमें भी है। इसका मतलब क्या है कि इन सबको हिस्ट्री में कम मार्क्स मिले हैं ज्योग्राफी की तुलना में। 0.35 यहाँ ये नहीं लेंगे, 1 पॉइंट में आ गया है, ये 1 से बड़ा नंबर आ गया है, ये नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इन सबको हिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स मिले हैं ज्योग्राफी की तुलना में, लेकिन हमें पूछा है हिस्ट्री में कम मार्क्स, ये ले लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो एक्चुअल में किसको किसको हिस्ट्री में कम मार्क्स मिले हैं, पहले को, दूसरे को, तीसरे को और छठवें को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। आपको मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया, आपको अभी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मार्क्स इन जियोग्राफी फ्रॉम स्टूडेंट 3 to 4। इसका हिंदी मतलब क्या है कि स्टूडेंट 4 से ज्योग्राफी में कितने प्रतिशत मार्क्स अधिक मिले हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट 3 को उसका रेशियो कितना है स्टूडेंट 3 का, h/g स्टूडेंट 3 के लिए क्या है, ये हमारा 0.35, और दूसरे फोर्थ वाले के लिए कितना है 1.25। अब मान लीजिए यहाँ से हम पॉइंट हटाते हैं, नीचे 100 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये 7 हो जाएगा, नीचे 20 आ जाएगा। तो ऊपर थर्ड वाले स्टूडेंट के लिए क्या आया है 7:20, और नीचे वाले के लिए क्या था 1.25 था। पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, नीचे कितना आया है 5/4। फोर्थ स्टूडेंट के लिए आया है 5/4। अब इस डाटा को देख के आप क्या समझ रहे हैं, मान लीजिए कि उसको हिस्ट्री और ज्योग्राफी में टोटल 27 मार्क्स मिले थे अगर, तो 7 मार्क्स उसके हिस्ट्री में थे और 20 मार्क्स ज्योग्राफी में थे। और इसमें अगर उस टोटल उसको 27 मार्क्स मिले थे तो 15 मार्क्स उसके थे हिस्ट्री में और 12 मार्क्स थे उसके जियोग्राफी में। इसका मतलब यही हुआ। अब यहाँ तो हमने अपने मन से मान लिया कि इतना 27 मिला था। अब मान लीजिए 27 ना वो 54 होता, अगर 27 अगर 54 होता तो यहाँ 7 की जगह 14 मार्क्स मिलते, यहाँ 20 की जगह उसको 40 मार्क्स मिलते, यहाँ पे और वैल्यू बढ़ती चली जाती। तो हम जैसे जैसे वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे उसकी वैल्यू भी उससे इंक्रीज बढ़ती चली जाएगी। एक्चुअल में हम एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं, और वो वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें कोई डाटा दिया ही नहीं गया है कि उनको टोटल कितने मार्क्स मिले हैं। अगर हमें टोटल दिया रहता तो हम वो वैल्यू निकाल लेते। वहाँ पे ना हिस्ट्री के मार्क्स दिए गए हैं ना ज्योग्राफी में दिए गए हैं, सिर्फ रेशियो दिया गया है। तो एक्चुअल में हम उसका एक पर्टिकुलर आंसर निकाल ही नहीं सकते हैं। जैसे जैसे नंबर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उसका डाटा भी चेंज होता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इनसफिशियंट डाटा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। और वो क्यों होगा, जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाएंगे और वैसे वैसे उसका परसेंटेज इंक्रीज बढ़ता चला जाएगा। यहाँ हमें पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी गई है तो इसका पर्टिकुलर आंसर भी नहीं निकल सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम रेशियो एंड द मिनिमम रेशियो ऑफ द हिस्ट्री ज्योग्राफी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हिंदी में बता देता हूँ मैं कि अधिकतम अनुपात हिस्ट्री से ज्योग्राफी का और उससे जो न्यूनतम अनुपात है उसका अंतर कितना है। तो हम सबसे पहले मैक्सिमम रेशियो देख लेंगे। मैक्सिमम रेशियो आपको यहाँ क्या नज़र आ रहा है 1.55 को माइनस किससे अंतर निकालना है, मतलब माइनस करना है। मिनिमम रेशियो कितना है यहाँ 0.35, तो 0.35 इससे माइनस कर दीजिए 0 5 3 2 1.20। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसका आंसर कितना आ जाए, कितना अधिक है रेशियो 1.20, ऑप्शन नंबर ए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट 4 गॉट 60 मार्क्स इन जियोग्राफी, हिज मार्क्स इन हिस्ट्री आर। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाटा ही नहीं गिवन था तो वहाँ इंसफिशियंट डाटा हो गया था। यहाँ पर लेकिन आपको ज्योग्राफी में 60 मार्क्स बता दिया गया है। यहाँ आपको ज्योग्राफी का 60 मार्क्स बता दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ इंसफिशियंट डाटा नहीं हो सकता है, यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, स्टूडेंट 4 का कितना है, स्टूडेंट 4 पे हम गए, उसका रेशियो हिस्ट्री ज्योग्राफी में कितना है 1.25, ऊपर हिस्ट्री नीचे ज्योग्राफी। तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 25 पंजे 25 चौको 5/4। चौथे वाले के लिए रेशियो क्या आया है 5/4, ये है हिस्ट्री ज्योग्राफी का। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसे 5 नंबर मिले हैं हिस्ट्री में तो ज्योग्राफी में उसे 4 नंबर मिले हैं। अब आप बेसिक तरीके से मैं पहले बताता हूँ कि इसका मान लीजिए अनुपातिक गुणांक x है, इसका जो कोफिशिएंट है वो x है। तो ऊपर हिस्ट्री में उसे 5x मिले हैं, जियोग्राफी में उसे 4x मिले हैं। और यहाँ ज्योग्राफी में लेकिन दिया क्वेश्चन में कितना है कि उसे 60 नंबर मिले हैं, तो जो 4x की वैल्यू यही 60 के बराबर दी गई है। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 15 चौको 60। अब हमें हिस्ट्री में मार्क्स निकालना है, तो हिस्ट्री मार्क्स कितने दिए थे 5x, तो x की वैल्यू में यहाँ पुट कर देंगे 15 × 5, ये कितना आ जाएगा 75। ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 75। हम इसको फ्रैक्शन में भी चेंज ना करें तब भी हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ जो सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75। अब जैसे एसएससी के स्टूडेंट कैसे करेंगे इसको जल्दी। अब उन्होंने देखा ऊपर है 1.25, नीचे है 1, तो यहाँ 1 की वैल्यू दे रखी है 60 के बराबर, तो 1.25 भी इसका कितने गुना है, ये 60 गुना है। तो 1.25 का भी 60 गुना कर देंगे, तो 60 का 60 और 25 से 1/4 होता है, तो 15 ऐड हो जाएगा। और
60 में 15 ऐड करेंगे तो 75। तो इसका 10 सेकंड के अंदर आंसर निकल आएगा 75। इससे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 75। अब हमसे पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मोर मार्क्स इन हिस्ट्री देन ज्योग्राफी। अब हमसे पूछा है कि हिस्ट्री में किसको किसको मार्क्स ज़्यादा मिले हैं ज्योग्राफी की तुलना में। अब फिर यहाँ तुलना करनी है ज्योग्राफी से, तो हम अभी h/g मैंने बताया। अब हिस्ट्री में जिसको मार्क्स ज़्यादा मिले होंगे ये p/q ही है एक तरीके से, ये p/q ही है, तो हमें हिस्ट्री में मार्क्स ज़्यादा निकालने हैं। तो हिस्ट्री में ज्योग्राफी की तुलना में इसका मतलब क्या है, q छोटा है, ज्योग्राफी छोटा है और p बड़ा होना चाहिए। q छोटा होना चाहिए, p बड़ा होना चाहिए। और ऐसा जब भी केस आएगा जब p ऊपर बड़ा होगा नीचे की तुलना में, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, वो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, वो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो यहाँ पे जो जो रेशियो 1 से बड़ा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट 4 में देखिए, यहाँ तो फर्स्ट में देखिए 0 पॉइंट है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं, इसमें हिस्ट्री का कम मार्क्स है, ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं, हिस्ट्री में से कम मार्क्स है। तो यहाँ देखिए 1.25, यहाँ हिस्ट्री से ज़्यादा मार्क्स है, इसीलिए 1 पॉइंट में आया है, 1 से बड़ी वैल्यू आई है। और यहाँ 5वें में देखिए 1.4 है, छठे में नहीं ले सकते हैं, 0 पॉइंट में है, 7वें में 1.55 है। तो इसका मतलब इन सभी को हिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स मिले हैं ज्योग्राफी के। और ये हमें टोटल नंबर पूछा कितने हैं, तो 1 ये हो गया हमारा, 1 ये 2 ये हमारा 3। तो टोटल कितने नंबर हो गए, 3 स्टूडेंट को हिस्ट्री में मार्क्स ज़्यादा मिले हैं ज्योग्राफी की तुलना में। ये भी आपने बिल्कुल ईजिली ये ग्राफ कर लिया होगा। अब हम इस बार जो आ सकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ, उसको देख लेते हैं, जो अधिकतर एग्जाम में पूछा भी जाता है, पाई चार्ट। ये पाई चार्ट का मैं आपको डिफिनीशन बता ही चुका हूँ, घटा कार्य होता है। अब जैसे यहाँ पे क्या दिया गया, एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, मतलब व्यय, एक फैमिली का टोटल व्यय कितना है। अब टोटल व्यय बहुत सी चीज़ों पे, उसके कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। तो उसके कंपोनेंट क्या क्या दिए गए हैं कि पीएफ में उसका कुछ पैसा चला जाता है, व्यय हो जाता है, हाउस रेंट पे कुछ पैसा दे देती है, चाइल्ड एजुकेशन पे कुछ पैसा खर्च हो जाता है फैमिली का, फूड पे 25% चला जाता है, मेडिकल पे 10% और 16.5%। तो टोटल उसका कितना व्यय हो रहा है, 100% में से, इन 100% व्यय में से उसका 12.5% पीएफ में, और ऐसे ही सारे परसेंट इसके बगल में दिए गए हैं। तो ये हम इस ग्राफ से देख के समझ गए। अब हम अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, जैसे पहले वाले ग्राफ में हमें टोटल वैल्यू नहीं दी गई थी, सिर्फ रेशियो दिया गया था, लेकिन यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली 24,000 दे रखा है। ये डाटा हमें देखते हुए चलना है। तो अब हम वैल्यू निकालेंगे अपने सारे क्वेश्चनों की। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल फॉर चाइल्ड एजुकेशन। चाइल्ड एजुकेशन के लिए सेंटर, इसको हिंदी में बताते हो केंद्रीय माप क्या है चाइल्ड एजुकेशन का। चाइल्ड एजुकेशन हम सबसे पहले देखेंगे क्या है, 16%। 16% का कौन सा डाटा है, ये वाला, ये है हमारा चाइल्ड एजुकेशन का। तो इसमें पूछा गया है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी सर्किल होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है सेंटर पे। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा क्या, चाइल्ड एजुकेशन का। तो हमसे कितने का डाटा पूछा गया है, हमसे ये वाली वैल्यू पूछी गई है, ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल कितने का। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसका हम एक पहले बेसिक से बता देता हूँ कैसे करेंगे, उसके बाद इसको हम क्वेश्चन देखते ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैं बताऊँगा। तो सेंट्रल एंगल हमें निकालना है। तो एक चीज़ हम ये जानते हैं, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया है, ये टोटल है तो 100% ना। ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये टोटल 100% के ही ये पार्ट दिए गए हैं, टोटल वो 100% है। और एंगल कितने डिग्री का बनाता है, 360 का। तो मतलब 360 डिग्री ये जो है यही तो इक्वल है 100% के। हमने इसको बराबर रख दिया। अब यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% कितना आ जाएगा, 360/100। लेकिन हमें कितना डिग्री निकालना है, हमें चाइल्ड एजुकेशन का निकालना है जो कि है 16%। हमें ये निकालना है चाइल्ड एजुकेशन का जो कि है 16%। चाइल्ड एजुकेशन हम इससे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 18, नीचे आ जाएगा 5। अब हमारी वैल्यू क्या बची, 18 गुणे 16/5। क्या बचा हमारा, 18 गुणे 16/5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको वैदिक मैथ आनी चाहिए, डिजिटल सम आना चाहिए। तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी तभी आप फास्ट कर सकते हैं। 18 गुणे 16/5। अब 18 गुणे 16 करेंगे तो हम वैदिक मैथ से इसको तुरंत कर सकते हैं। जैसे 18, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17 + 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, 17 - 1। 17 - 1 16, 17 + 1 18, और नीचे 5 है। यहाँ आप देख रहे हैं a + b और a - b का ये फॉर्म बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हमारा क्या है 17 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। मैं थोड़ा वैदिक मैथ का भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ। 17 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 289 में से 1 जाएगा 288 और नीचे डिवाइड में क्या था 5। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना बताया है। इतने देखते ही 18 इंटू 16 में बीच का नंबर हमने देखा 17, 17 का स्क्वायर और कितना कितना कम ज़्यादा है, एक कम ज़्यादा है, तो 17 का स्क्वायर 289 माइनस 1 288 आ गया। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा 5 25, 3 38, 7 5 35, 3 आएगा, फिर 6 5 30, 57.6 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब जैसे एसएससी के स्टूडेंट हैं, उनको जल्दी करना रहता है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कैसे हम क्वेश्चन देखते ही कर सकते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी, आपको नंबर का ऑब्जर्वेशन करना आना चाहिए कि नंबर को देखते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए कि अच्छा ये डिजिटल सम इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 360 था, नीचे था हमारा 100 और गुणे में था 16, यही था। अब आपने 360 देख के ही आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि ये 9 का मल्टीपल है, ये है हमारा 9 का मल्टीपल है। इससे हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 40 गुणे 16 बटा 100। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, हमें नहीं पता वो कितनी आएगी। मान लीजिए 1 मिनट को, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। जो भी वैल्यू आएगी वो आखिरी में 9 से गुणा भी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि आंसर हमारा वो होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। आंसर हमारा वो होगा क्योंकि आंसर जो आखिरी में है 9 से गुणा हुआ है, तो आंसर भी वही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं? 9 का मल्टीपल चेक करने विभाज्यता का नियम जो होता है, डिविजिबिलिटी रूल, जो 9 का क्या होता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जो भी नंबर हमें गिवन है उनके अंकों का योग कर लेंगे। अगर वो अंकों का योग उसका 9 है या 9 से का मल्टीपल है तो वो 9 से डिवाइड होगी। जैसे 3 का होता है कि वैसे ही 9 का होता है। इसमें अगर उनका सम 9 बन रहा है या 9 का मल्टीपल बन रहा है तो वो 9 से डिवाइड होगी, जिसका डिजिटल सम 9 हो। अब डिजिटल सम के फॉर्म में बोलेंगे तो जिसका डिजिटल सम 9 हो या 9 का मल्टीपल हो। तो पहले वाले ऑप्शन में इनका सम कर लेते हैं, 5 6 5 11 5 16, यहाँ 16 आ रहा है तो 9 का मल्टीपल तो है नहीं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। सी में देख लेते हैं, 9 5 14 8 22, 22 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 9 का मल्टीपल नहीं है। डी में क्या है? डी में है हमारा 65.6, डी में हमारा कितना है 65.6। इसको जोड़ेंगे 6 5 11 6 17, ये भी हमारा नहीं हो सकता है, 17 भी नहीं हो सकता है। बी वाले को देख लेते हैं, हमारे 3 ऑप्शन खत्म हो गए, 3 खत्म हो गए तो इसका मतलब बी ही ऑप्शन सही होगा। इसको भी एक बार कर लेते हैं, 7 5 12 6 18, ये देखिए 18 हो रहा है, 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है तो मतलब यही उत्तर सही होगा। ये एसएससी वाले स्टूडेंट के लिए उन्होंने कुछ कैलकुलेट ही नहीं किया, उन्होंने 360 डिग्री देखा, 360 डिग्री में उन्होंने 9 छिपा देखा, 9 छिपा देखा तो मतलब जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल वही होगा जिसका डिजिटल सम 9 बनेगा। 9 बनेगा, हमने ऑप्शन देख लिए। अब मान लीजिए कि कहीं 2 ऑप्शन में 9 का मल्टीपल बन रहा होता तो हम यूनिट डिजिट लगा लेते। तो मतलब बहुत से तरीके हैं, वो आपको ज़्यादा आपको नॉलेज होगी तो आप जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट इज़ हाउ मच मोर देन द प्रोविडेंट फंड। मतलब कि मनोरंजन पे किया गया व्यय प्रोविडेंट फंड पे किए गए व्यय से कितना अधिक है, हमें ये निकालना है। तो अब जो नॉर्मल बच्चे होंगे वो कैसे करेंगे कि वो एक्सपेंडिचर निकालेंगे एंटरटेनमेंट पे, एक्सपेंडिचर टोटल कितना है यहाँ 24,000, वो ऐसे करेंगे 24,000 और उसका एंटरटेनमेंट में कितना है 16.5%, ये निकालेंगे। फिर वो 24,000 का प्रोविडेंट फंड में कितना हुआ है 12.5%, फिर ये निकालेंगे। तो फिर जो आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे, फिर पता चल जाएगा कितना अधिक है। तो इतना ना करके हम डायरेक्ट जो परसेंट गिवन है उसी को माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमें दोनों चीज़, जो भी परसेंट हमें जो निकालना है वो हमें एक फिक्स चीज़ का निकालना है, वो हमें 24,000 का ही दोनों चीज़ निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। जैसे आपसे कहा जाए कि 100 का आप 5% बताइए, कितना होगा 5। अब आपसे यही कहा जाए कि 100 का आप 10% बताइए, ये होगा 10। अब आपसे पूछा जाए कि ये इसका जो 10% है वो 5% से कितना अधिक है, इसका जो 10% है 5% से कितना अधिक, इसको आप माइनस कर देंगे 5। अब हम डायरेक्ट इसके परसेंटेज ही को माइनस कर दे रहे हैं। 10% में 5% घटाया 5%। अब हम 10% का 100 का 5% निकालेंगे, कितना अधिक है 5% अधिक है, 100 का निकालना है तो 5। ये देखिए ये भी वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ भी डाटा हमें एक ही चीज़ की 2 वैल्यू का परसेंटेज निकालना होता है, वह हम डायरेक्ट उस परसेंटेज को माइनस करके एक ही बार उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं।
जैसे यहाँ पे एंटरटेनमेंट है 16.5, यहाँ हमने देखा 12.5, ये एक्चुअल में वैल्यू कितनी ज़्यादा है 4%। ये एक्चुअल में कितनी वैल्यू ज़्यादा है 4%। तो 4% एंटरटेनमेंट अधिक है प्रोविडेंट फंड से। तो 24,000 का 4% कितना होगा, हमें 24,000 के रिस्पेक्ट में निकालना है कि 4%, 4/100%, का साइन आएंगे 100, 2 जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 24 चौका 96, 96 और 1 जीरो आ जाएगा 960। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 960, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट टू इंटरटेनमेंट। इसमें कहा गया है कि हमें अनुपात निकालना है जितना उसका व्यय हुआ है हाउस रेंट से इंटरटेनमेंट का। पहले ऊपर हाउस रेंट रहेगा, नीचे इंटरटेनमेंट रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो हमें अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, पहले मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा, फिर हम ऑप्शन देख के कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगा। जैसे यहाँ हाउस रेंट है, तो हाउस रेंट पे यहाँ पे कितना 20%। अब फिर आप वैसे करेंगे, अनुपात निकालेंगे, 24,000 का आप 20% निकालेंगे, फिर 24,000 का आप इंटरटेनमेंट निकालेंगे। आखिरी में तो हमें अनुपात ही लेना है ना। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पे मान लीजिए x है, इसका आप निकालेंगे 20%, फिर उसका रेशियो लेंगे इंटरटेनमेंट x कोई भी नंबर है वो, इसका आप निकालेंगे 16.5%, 16.5%। अब इससे आप क्या देख रहे हैं कि x से x तो कट ही गया, परसेंट से परसेंट भी कट गया, यहाँ जो परसेंट था इससे कट गया। तो एक्चुअल में जो हमें नंबर गिवन है सिर्फ और सिर्फ उसका ही रेशियो देखना है। हमें यहाँ 24,000 का जो भी 20% है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें आखिरी में तो x से x ऊपर नीचे कट ही जाएगा ना। तो हमें इसकी 24,000 की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो हम सिंपली इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे। ऊपर का रखना है हाउस रेंट, हाउस रेंट कितना है 20%, से परसेंट कट ही जाएगा। और नीचे एंटरटेनमेंट कितना है 16.5। अब पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर जीरो आ जाएगा, देखिए 5 से कट रहा है, 5 चौक 20, 40 आ गया। और नीचे आ जाएगा आपका 5 तिहाई 15 और 1 5 तिहाई 15, 40/33। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 40/33, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको हम देखते ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा हाउस रेंट से इंटरटेनमेंट निकालना है, तो हम हाउस रेंट पे देखिए 20 है, यहाँ पे है 16.5। तो मतलब कि ऊपर जो 20 बड़ा है 16.5 से, तो मतलब जो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी, ऊपर जो वैल्यू आएगी बड़ी आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ये हो नहीं सकता है कि ऊपर वैल्यू छोटी है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए ऊपर वैल्यू छोटी है। ये दो ऑप्शन हमारे देखते ही एलिमिनेट हो गए। अब बचे कौन कौन से ऑप्शन, हमारे ऑप्शन बचे हैं ऑप्शन नंबर डी और बी, जिसमें ऊपर की वैल्यू बड़ी है। अब आप 20 को देख के आप ये समझ सकते हैं कि इसमें कहीं ना 11 तो कहीं ना कहीं है ही नहीं, तो ऊपर 11 बच कैसे सकता है। ऊपर नीचे कुछ भी डिवाइड होगा, कुछ भी कटेगा, लेकिन यहाँ 20 में 11 है ही नहीं, तो 11 बच ही नहीं सकता है। ये हम नंबर्स को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन हो सकता है, यहाँ 20 है, यहाँ 40 है, मतलब यही ऑप्शन हो सकता है कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें 11 है ही नहीं तो डी हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी, हमने कैलकुलेशन भी नहीं की, हमने केवल ऑप्शन देखे और उसका डाटा देखा कि अच्छा नंबर्स के हमें थोड़े ऑब्जर्व कर लिया, अच्छा ये नहीं हो सकता है, ऊपर वैल्यू बड़ी आएगी, तो ऑप्शन ए और सी वैसे ही कट गए। और 20 में कहीं 11 होता ही नहीं है, तो डी ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा कौन सा, बी। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज़ हाउ मच % मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल। यहाँ पे पूछा गया है कि फूड पे किया गया व्यय कितने प्रतिशत अधिक है मेडिकल पे किए गए व्यय से। मैंने हिंदी में बता दिया, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें फिर आप वही करेंगे कि 24,000 का फूड का परसेंटेज निकालेंगे, मेडिकल का जो नहीं निकालना है, क्योंकि वैल्यू आखिरी में कटी जाती है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम डायरेक्ट इसका फूड पे कितना खर्चा हुआ है 25%, फूड पे कितना खर्चा हुआ है 25%, फूड पे कितना खर्चा हुआ है 25%, और मेडिकल पे कितना खर्चा हुआ हमने ये देख लिया 10%। अब हमसे ये पूछा गया है कि ये जो 25% है वो 10% से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन का एक्चुअल मतलब यही हो गया कि ये जो 25% है वो 10% से कितना अधिक है। कंपैरिजन किससे करना है 10% से, तो एक्चुअल में कितना अधिक है 25 में 10 घटा दीजिए 15% इससे अधिक है। और किससे अधिक है, तुलना किससे करनी 10 से, तो 10 नीचे आ जाएगा परसेंट। और इसको जब इस वैल्यू को हम परसेंट में चेंज करेंगे तो गुणे 100 करेंगे परसेंट में चेंज करने के लिए। यहाँ देखिए परसेंट से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3/2, ये ऊपर बन जाएगा हमारा 300/2, जिसको हो जाएगा 150, 300/2 150। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 है कि इफ़ द रेशियो ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर टू द मंथली सेविंग्स ऑफ अ फैमिली इज 6:5 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 27% ऑफ द सेविंग। ये क्वेश्चन भी मैं पहले बेसिक तरीके से बताऊंगा और फिर इसको हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे रेशियो दिया गया है। अब आप ये सोचेंगे यहाँ सेविंग तो दी नहीं गई है तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे रेशियो दिया गया है, जहाँ भी रेशियो दिया जाएगा और एक की वैल्यू दी जाएगी तो हम दूसरे की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक्सपेंडिचर ई से एस के बीच में जो रेशियो है वो है 6:5 का। इसका मतलब क्या हुआ कि हम मान लेते हैं कि अनुपातिक गुणांक x है, जो इसका कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट वो है x। तो एक्सपेंडिचर का कितना है 6x हो जाएगा और सेविंग का हो जाएगा 5x। ठीक है, लेकिन यहाँ 6x की वैल्यू क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर हमें तो गिवन है ना, ये 24,000। तो 6x की टोटल वैल्यू कितनी है 24, 6x की वैल्यू है 24,000 एक्सपेंडिचर। ये देखिए 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24, 4,000। तो हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू हमारी निकल के आई 4,000। तो सेविंग कितनी है 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी 4,000 निकल के आई है, वो हमने यहाँ पुट कर दी तो हमारी टोटल सेविंग निकल के आ गई 5 चौको 20,000, मतलब इसकी वैल्यू निकल के आ गई 20,000। अब हमसे क्या पूछा गया है कि ये इस जो सेविंग निकल के आई है इसका 27% की वैल्यू पूछी गई है। सेविंग हमारी क्या निकल के आई है 20,000, इसका हमें 27% निकालना है। तो 27/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 27 दूनी 54, 5400। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसको हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारी नज़र जानी चाहिए कि नंबर्स पे, कि नंबर को ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ 27% है, 27% है, इसका मतलब क्या है कि 9 इंटू 3 ही तो ये लिखा है। आपने 9 देखा तो आप तुरंत डिजिटल सम लगा दीजिए, 9 इंटू 3% तो है, तो मतलब हमें कोई भी जो भी वैल्यू आएगी वो आखिरी में 9 से गुणा जरूर होगी तभी उसका आंसर आएगा। तो जब 9 से गुणा होगी तो मतलब उसका मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल हम कैसे चेक करते हैं, अभी मैंने बताया कि डिजिट का सम चेक करेंगे, अगर वो 9 से डिविजिबल है या 9 का मल्टीपल है तो वो डिविजिबल हो जाएगा। तो पहले वाले ऑप्शन में देखते हैं, पहले वाले ऑप्शन में कितना बन रहा है 5 5 10, 0 0 10 ही हो गया है, इसका हो गया 10। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, 9 का मल्टीपल नहीं है। सी वाले ऑप्शन देखते 6 5 11, ये भी नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन देखते 7 5 12, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। इसको भी जोड़ लेते हैं, 5 4 9, 9 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर बी। आपको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए इन सबकी, वैदिक मैथ और डिजिटल सम और यूनिट डिजिट से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप इजीली इन सारे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। लेकिन बेसिक से कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसका ये हमारे थे सारे बेसिक, जो हमारे बेसिक चार्ट होते हैं, जो हमारे एग्जाम में पैट में पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना है। अब हम थोड़ा एडवांस लेवल जाएंगे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा एडवांस लेवल का है। वो क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में लिखा था कि बेसिक से एडवांस, तो ये हमारा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जो कि हमारा लोअर पीसीएस 2016 में पूछा गया था। लोअर पीसीएस 2016 में पूछा गया था। यहाँ पे क्या गिवन है, एक बार मैं डाटा पढ़ के बता देता हूँ। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 2 कंपनीज ए एंड बी फ्रॉम 2009 टू 2014। तो मतलब क्या हुआ कि 2009 से 2014 के बीच कंपनी ए और बी का इनकम मतलब आय और एक्सपेंडिचर मतलब व्यय का यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, लाइन। ये आप ग्राफ देख के आप समझ गए होंगे कि ये मल्टीपल लाइन ग्राफ है, यहाँ 2 लाइन आ रही हैं यहाँ पे। लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो नीले से शो किया गया है और ऑरेंज से शो किया गया है इनकम। ये डिक्टो क्वेश्चन आया था 2016 में लोअर पीसीएस में। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 396 जो यहाँ पे इनकम दी गई है, ये 396 ए और बी दोनों की इनकम मिला के दी गई है। यहाँ पे सिर्फ ए और बी की नहीं दी गई है, यहाँ हम 2 चीज़ों कंपैरिजन कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर और इनकम का। तो यहाँ इनकम हमें 396 दोनों की दी गई है, यहाँ 550 ए और बी की इनकम दी गई है 2010 में। और यहाँ पे सेम इसी तरह एक्सपेंडिचर भी ये दोनों का दिया गया है मिला के, ए प्लस बी की ये वैल्यू है। यहाँ पे जो भी ये वैल्यू है वो ए प्लस बी की दी गई है, ए प्लस बी की वैल्यू है, डायरेक्ट ए बी ना करके यहाँ ए प्लस बी की दी गई है। थोड़ा एडवांस लेवल का है ये। तो लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, दूसरे चार्ट में ए प्लस बी के बीच का अनुपात दे दिया गया है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड ऑफ 2 कंपनीज ए एंड बी।
यहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का अनुपात दे दिया गया है और ए प्लस बी की ऊपर वाले में वैल्यू दे दी गई है। तो हम अनुपात से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमें एक वैल्यू दी गई है तो उस अनुपात से हम दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रॉफिट गेन्ड बाय कंपनी बी इन 2009, 11, 14। अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट जैसे आपको ये कंपनी है, कंपनी ने अपने कुछ एम्प्लॉयज़ रखे होंगे, वो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती होगी, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनके मेडिकल पे, सारी चीज़ों पे वो खर्चा करती होगी, वो उनका हो गया एक्सपेंडिचर। कंपनी एक्सपेंडिचर वही हो गया। अब वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते होंगे, काम से जो वो सर्विस देते होंगे उसका उनके पास पैसा आता होगा, तो उन उसके बाद जो पैसा आ रहा है वो उनकी इनकम हो गई है, वो उनकी आय हो गई है। तो जब हम उनकी इनकम में से जो उन्होंने खर्च किया है वो घटा देंगे तभी तो प्रॉफिट आएगा, तभी तो प्रॉफिट आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इनकम में से जब एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। मैंने आपको बता दिया कैसे, बिल्कुल डिटेल में। अब हमें 2009 का प्रॉफिट निकालना है और हमें कंपनी बी को देखना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कंपनी बी का देखना है तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि इसकी आय कितनी है, क्योंकि आय में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे व्यय को तभी तो आंसर आएगा। तो बी का हमें देखना है और वो भी 2009 में। सबसे पहले 2009 में गए, 2009 में हम पहले इनकम देखेंगे। इनकम ऑरेंज कलर से शो की गई है, ऑरेंज कलर के सामने कितनी वैल्यू है, 396। ऑरेंज कलर से 396, ये इसकी इनकम है। ये ए प्लस बी दोनों की है, हमें सिर्फ और सिर्फ बी की निकालनी है। तो इसके हम रेशियो पे चले जाएंगे। यहाँ इनकम के बीच का रेशियो क्या आपको दिख रहा है, 2009 में इनकम के बीच का रेशियो क्या है, 6:5। इसका मतलब क्या होगा 6:5 का, कि ये टोटल 11 यूनिट अगर होगी तो उस जिसमें अगर इसकी टोटल 11 यूनिट है तो उसमें ए का पार्ट 6 यूनिट है और बी का पार्ट 5 यूनिट है। इसका मतलब यही हुआ। तो टोटल कितने भाग में डिवाइड है, 11 भाग में। और ए का कितना हिस्सा है, 6, लेकिन हमें बी का पूछा तो बी का हिस्सा कितना है, 5 हिस्सा है। तो इसकी टोटल इनकम आ जाएगी 2009 की। तो 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33 और 6, 11 छंग 66, 36 गुणे 5, 180। तो हमें ए का, अब मैं दूसरे एक साफ पीपीटी पे आपको दिखाता हूँ। यह हमें बी का निकालना है। ये हो गया बी, ये हो गया 2009, जहाँ मैं लिख रहा हूँ इनकम, यहाँ मैं लिखूँगा एक्सपेंडिचर, और एक और ब्लॉक बना लेते हैं, यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट। तो पहले हम 2009 को देख लेते हैं। 2009 में कितना इनकम हुई है उसकी, बी की 180। अब उसका इसी सेम टू सेम तरीके से हम उसका एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। उसका एक्सपेंडिचर ए और बी का 2009 में कितना है, 2009 में है 336। 336 एक्सपेंडिचर देखना है तो हम एक्सपेंडिचर वाले इसमें रेशियो में जाएंगे। एक्सपेंडिचर 4:3 है, इसका मतलब क्या हुआ, 7 यूनिट अगर है टोटल तो इसमें ए का हिस्सेदारी 4 है और बी की हिस्सेदारी 3 है। तो हमें बी का निकालना है। तो टोटल कितने भाग होंगे, 7, जिसमें से बी की हिस्सेदारी उसमें एक्सपेंडिचर में कितनी है, 3 की। तो इसको काट दीजिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 5, 8 सत्ते 56, 48 गुणे 3 कितना हो गया। हम 48 गुणे 3 कैसे जल्दी जल्दी करते हैं, तो हम डायरेक्ट 50 को 3 से कर देंगे, 150। ये 2 कम है तो 6 कम हो जाएगा, तो 144। 48 गुणे 3, 144। इसका एक्सपेंडिचर कितना आ गया है, 144। 144 इसी तरह हम दो किस किस ईयर में पूछा है उन सबका एक एक करके निकाल लेंगे। जब अच्छा क्वेश्चन है एडवांस लेवल का। अब हमें दूसरा साल कौन सा है, दूसरा है 2011। 2011 में भी सेम हम पहले इनकम देखेंगे, इनकम कितनी है 560। और 2011 में फिर हम इसका यहाँ रेशियो देखेंगे, इनकम के बीच रेशियो कितना है, टोटल 7 यूनिट है तो 3 यूनिट बी की है। टोटल 7 यूनिट है तो 3 यूनिट बी की है। तो इसकी टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, 8 सत्ते 56, 80 गुणे 3, 240। इसकी कितनी वैल्यू आ गई इनकम की 2011 में, ये आ गई हमारी 240। 2011 में इसकी इनकम आ गई 240। अब हम इसी तरह इसका एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे कितना हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर 2011 में कितना है, 480 है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 480। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर के बीच में क्या रेशियो है 2011 में, 7, 5, 12। 12 भागों में अगर बटा है तो उसमें से 5 भाग हैं बी के। इस तरीके से हम इसका वो निकाल लेंगे। 12 से काट दीजिए, 12 चौक 48, हो गया 40, 5, 40 गुणे 5, 200।
तो एक्सपेंडिचर हमारा आ गया 200, एक्सपेंडिचर आ गया 200। एक्चुअली मैं फिंगर्स लिख रहा हूँ तो ये सही टाइप नहीं हो रहा है, लेकिन आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ये मैथ्स है, कोई राइटिंग इसमें कुछ मायने नहीं रखती है, आपको बस समझ में आना चाहिए। $200 ये हो गया 2011 का, ये हो गया हमारा 2011 का। अब इसी तरीके से हम 2014 का निकाल लेंगे। 2014 में हमने 2014 वाले इसमें गए, इसमें डाटा कितना दिया हुआ है, 2014 में इसकी इनकम कितनी है टोटल ए और बी की 750 है। तो हम यहाँ इसके रेशियो में चले जाएंगे। इनकम का रेशियो कितना है, टोटल अगर 15 यूनिट है तो 8 यूनिट है बी की, टोटल अगर 15 यूनिट है तो 8 यूनिट है बी की। 15 पंच 75 50, 8 पंच 40 400। इसका जो 2014 में आ जाएगा, ये आ जाएगी इनकम 400। ठीक है, अब इसका एक्सपेंडिचर भी सेम टू सेम इसी तरीके से निकाल लेंगे। एक्सपेंडिचर कितना है 2014 में 660, 660 में टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 11 यूनिट, जिसमें से 6 भाग है बी का, 6 भाग है बी का। 11 छंग 66 ये हो गया 60, 60 गुणे 6 360। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 360। इसकी वैल्यू आ गई 360। तो हम प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मैंने अभी बताया। इनकम को आप एक्सपेंडिचर से माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। इनकम में एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। तो 180 में 140 माइनस करिए, 240 में 200, और 40 में 400 में 360। तो 180 में जब 144 माइनस करेंगे कितना आएगा, 50 30 80 36 जाएगा 36 यूनिट। 240 में इसको करेंगे तो आ जाएगा 40 यूनिट, 40 करोड़। 400 में 360 घटाएंगे तो 40। अब यही टोटल ही तो पूछा था कितना प्रॉफिट हुआ है, तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट, इसको ऐड कर देंगे। 6 4 4 8 8 3 11, कितना आ गया 116 करोड़। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 116 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। इन विच ईयर वॉज द इनकम ऑफ कंपनी ए द सेकंड हाईएस्ट। अब हमें कंपनी ए की जो इनकम है वो सेकंड हाईएस्ट कौन से साल में है वो बतानी है। तो सिर्फ और सिर्फ इनकम वाला हम डाटा देखेंगे, तो इनकम ही हमसे पूछी है। तो ए हम पहले 2009 में देख लेते हैं, पहले हम 2009 में देख लेते हैं। 2009 में देखेंगे, 2010 में देखेंगे, 2011 में देखेंगे, 2012 में देखेंगे, 2013 में देखेंगे, 2014 में देखेंगे। ये हमारा बेसिक तरीका है। इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ। अब निकालनी है इनकम ए की। तो पहले वाले 2009 में कितनी है 396, ए और बी की दोनों मिला के है। और यहाँ इनकम का रेशियो क्या है 11, टोटल 11 है। तो ए का अब कितना है 6, पहला ए है तो ए का है 6। ये कितना आ जाएगा करते हैं 33 36, 11 33 36, 36 गुणे 6 कितना होता है, 6 का क्यूब हो गया, 6 का स्क्वायर है, 6 6 का क्यूब, 6 क्यूब 216। तो इसकी वैल्यू आ गई 2009 में ए की इनकम कितनी है 216। ये आ गई हमारी ए की इनकम। अब इसी तरह हम नेक्स्ट ईयर के लिए निकाल लेंगे। नेक्स्ट ईयर में कितना है इनकम 550। हमने नेक्स्ट ईयर 2010, इसमें ऑरेंज हमारा इनकम 550। अब नेक्स्ट ईयर में इसका लेकिन रेशियो कितना है, सेम है, 11 यूनिट है तो 6 है हमारा ए का। तो इसको काट देंगे, 11 पंचे 55, 6 पंचे 300। तो हमारा अगला जो आ गया है 2010 का, वो आ गया है 300, वो हमारा आ गया 300। अब 2011 का निकाल लेंगे, 2011 का। 2011 में कितना है 560 यूनिट,
560 करोड़। अब 2011 में लेकिन रेशियो कितना है इनकम का, तो टोटल अगर 7 यूनिट है तो उसमें हिस्सेदारी है 1 की 4 की, तो इसको काटेंगे 8 सत्ते 56, 80, 80 गुणे 4 320। 2011 में कितना आ गया है 320। अब 2012 में देख लेंगे। 2012 में कितना वैल्यू गिवन है, 2012 में है 300। 2012 में टोटल ए और बी का कितना है 300। अब 2012 वाले इसमें डाटा में देखेंगे, टोटल इनका रेशियो कितना है, 5 भाग में बटा है, जिसमें से 2 भाग हैं हमारे ए के। तो इसको अब डिवाइड करिए, 60 को ये आ जाएगा 60, 6 पंजे 30, 60, 120, ये हमारा आ जाएगा 120। अब 2013 का देख लेंगे। 2013 का कितना डाटा दिया है 550। अब आपने देखा कि 2013 में ए प्लस बी कितना दिया है 550 इनकम है, जिसमें से अब हम 2013 वाले इनकम में देखेंगे, टोटल कितना है 11 भाग में, जिसमें से ए की है 5 भाग की हिस्सेदारी। 11 पच्चीस 55, 50 गुणे 5 250, ये हमारा आ गया 250। अब इसके हम नेक्स्ट वाला देख लेंगे, लास्ट, ये हमारा है 750। अब हम इस वाले 2014 वाले में देखेंगे कितना है ये 8 7 15, टोटल 15 भाग हैं, जिसमें से 7 भाग हैं एक है। 15 पन्ने 75, 50, 7 पचे 35, 350, ये आखिरी आ गया 350। अब हमसे क्या पूछा गया था सेकंड हाईएस्ट, तो सबसे बड़ा कौन सा है 350, ये तो हमारा सबसे बड़ा हो गया, ये नहीं लेंगे। सेकंड हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है आपको 320, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा 2011। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये है 2011। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ये देखिए इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, एडवांस लेवल है, तो कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब आपको ज़्यादा चीज़ें आएंगी तो आप कैलकुलेशन फास्ट कर लेंगे, वैदिक मैथ वगैरह कैलकुलेशन के लिए होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बाई व्हाट परसेंट वॉज द प्रॉफिट गेन्ड बाई कंपनी बी इंक्रीज फ्रॉम 2010 टू 2011। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज मतलब प्रतिशत कंपनी बी का 2010 से 2011 में कितने प्रतिशत प्रॉफिट बढ़ा है, ये हमें निकालना है। मैंने हिंदी बता दिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं कि बी को 2010 में एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है। बी को 2010 में एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, इनकम निकालेंगे बी की और एक्सपेंडिचर निकालेंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो इसकी 2010 में कितना है 550 है इसकी इनकम, 550 है इनकम टोटल ए और बी की। और लेकिन यहाँ पे इनकम का रेशियो क्या है 2010 का, ये 6:5 है, और हमें किसका निकालना है बी का। तो टोटल 11 यूनिट है अगर, तो बी का कितने हिस्सेदारी है 5 यूनिट, ये कितना हो गया 11 पचे 55, 50, ये आ गया आपका 250। आपके बी की इनकम आ गई 250, बी की इनकम आ गई आपकी 250 2010 में, ये है हमारा 2010 की इनकम, ये है इनकम। ठीक है, अब इसका हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे इसी 2010 का। 2010 में कितनी वैल्यू एक्सपेंडिचर की ए प्लस बी की 995। अब इसमें 2010 में एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो है 6:5 है, मतलब 11 टोटल भाग हैं, जिसमें से 5 बी का भाग है। तो 11 चौक 44, 5 है, 11 पचे 45, 45 गुणे 5 कितना होता है 225, 225। तो इसका हमें क्या निकल के आया 225 का एक्सपेंडिचर है बी का 2010 में, 225, ये है हमारा एक्सपेंडिचर। अब 2010 में इसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 50, इसको माइनस कर देंगे 25 करोड़ का। तो 2010 का हमारा प्रॉफिट ये निकल के आ गया। हमें प्रॉफिट की तुलना करनी तो हम सिर्फ प्रॉफिट लिखेंगे। तो प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, अरे हमारा प्रॉफिट आ गया 25। वो 25 ही था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ कितना हो जाएगा, इनकम है 6, 11, 5, 50 और बी है 250, 250 हो जाएगा, इसे हो जाएगा 225, 250, हाँ 25 सही है। पी प्रॉफिट कितना है बी का 2010 में, वो है 25। अब 2011 में कितना है,
2011 में हम पहले निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ये देखिए यहाँ पे हमसे प्रॉफिट, यहाँ पे देखिए हम बी के लिए ही प्रॉफिट निकाल चुके हैं 2011 में, तो वहाँ से वो डाटा ले लेंगे। डाटा एक्चुअली आगे काम आता रहता है जो एक बार निकालते हैं आगे क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए हमने 2011 का प्रॉफिट निकाला था, बी के ही लिए निकाला था। 2011 का प्रॉफिट क्या आया था, इनकम 240 आई थी और एक्सपेंडिचर 200 आया था, जो प्रॉफिट कितना आया 40 का। प्रॉफिट वहाँ क्या निकल के आया 2011 में आया है 40 का। अब आपसे क्या पूछा गया है कि कितने परसेंट बढ़ा है, तो पहले हम ये देख लें कितना बढ़ा है। बढ़ा कितना है 15। अब कंपैरिजन किससे करना है 2010 से, फ्रॉम 2010 से कंपैरिजन करना है कितना बढ़ा है। तो टोटल बढ़ा कितना है 15 और कंपैरिजन कितने से करना है इस 25 से, क्योंकि इससे हमें देखनी है वैल्यू 25 से और इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो गुणे 100। ये देखिए 5 इसे 25 से इसे काट दे रहे हैं, 25 25 25 चौक 100, 15 गुणे 4 60%। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 60%। ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे आज की वीडियो का। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द प्रॉफिट परसेंट ऑफ कंपनी ए इन 2014 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कंपनी बी इन द सेम ईयर। मतलब इसका हिंदी में बता देता हूँ कि कंपनी ए को 2014 में जो प्रॉफिट हो रहा है वो सेम 2014 में ही कंपनी बी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसका कितने प्रतिशत है। इसका हिंदी मतलब ये हो गया। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कंपनी ए को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी ए को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी हमने निकाला था सारे ईयर का प्रॉफिट, तो 2014 का ये देखिए हमारा डाटा काम आ रहा है। 2014 में इसकी हमने इनकम निकाली थी, सॉरी, इसकी हमने 2014 में इनकम निकाली थी, कितनी आई थी 350। इसकी जो वैल्यू आई थी वो है, इनकम आई थी ए की 2014 में इनकम आई थी 350। अब हमें लेकिन प्रॉफिट का कंपैरिजन करना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो 350 ये ए की 2014 की इनकम आ गई। अब आप ये देखिए टोटल ए प्लस बी की 2014 में इनकम कितनी है 750 है। 2014 में ए और बी की इनकम 750 है, लेकिन ए की इनकम है 350, तो बचा कितना, बचा 400 ये बी की ही तो इनकम होगी, ये हो जाएगी बी की, ये है ए की इनकम। ठीक है, तो इसमें से हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया तो ये बी की इनकम आ जाएगी, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी सम दे रखा है। इसी तरह हम एक्सपेंडिचर देख लेंगे 2014 में देखिए पहले वाले यहाँ का हम डाटा यूज़ कर सकते हैं। 2014 में हमने यहाँ प्रॉफिट निकाला था, जब प्रॉफिट निकाला था हमने एक्सपेंडिचर भी निकाला था। तो 2014 में ये देखिए बी का निकाल लेंगे तो ए का उससे माइनस करके आ ही जाएगा, जैसे हमने पहले इनकम में किया है। तो 2014 में एक्सपेंडिचर कितना था उसका 360 था, बी का कितना एक्सपेंडिचर था 360। तो यहाँ पे बी का एक्सपेंडिचर कितना था, इसमें बी के आगे लिख दे रहा हूँ 360। और यहाँ ए के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 2014 में 660 है, और जिसमें से बी का एक्सपेंडिचर है 360, तो बचा कितना 300 यूनिट, 300 करोड़। बचा कितना 300 करोड़। तो 300 करोड़ जो एक्सपेंडिचर है वो हो जाएगा, इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ, ये आ गया आपका 300। ये हमारा क्या आ गया, ये एक्सपेंडिचर आ गया है, ये हमारा एक्सपेंडिचर आ गया है ए का एक्सपेंडिचर हो गया 300, बी का एक्सपेंडिचर 360 हम पहले निकाल ही चुके थे। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, तो यहाँ से इनकम है इसकी ए की 350 और इसका खर्च कितना है 300, तो टोटल ए का कितना प्रॉफिट आ गया है 50 का। ए का कितना प्रॉफिट आ गया है 50 का। अब बी का कितना प्रॉफिट है, बी की जो आय है वो 400 है और उसमें से 360 ये खर्चा कर दे रहा है, 360 खर्चा कर दे रहा है, तो बचा कितना 40 उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो बी का कितना हो गया 40। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि कितना प्रॉफिट परसेंट है, ए का जो प्रॉफिट है वो बी के प्रॉफिट परसेंट से कितना अधिक है। तो यहाँ पे 50 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 40 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें ए का प्रॉफिट परसेंट कितना है ये निकालना है। तुलना किससे करनी है बी से, तो 50/40 और इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो गुणे 100, 10 से 10 कट जाएगा, 500/4, 500/4 मतलब 250/4, 250/2, 250/2 मतलब 125%, 125%।
और ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 1/4 25% होता है, उसका 5 गुना है तो 125%। तो यहाँ तक हमने अपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं बहुत ही इजी वे में आपको पूरा एक्सप्लेन करते हुए। और आपको अगर अर्थमेटिक जो पेट में पूछी जाएगी 5 नंबर की, आपको वो सारे टॉपिक भी पढ़ने हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, आपके लिए वो वीडियो भी हम लेके आ जाएंगे। और हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो जो 10 नंबर का तालिका आती है, तालिका विश्लेषण, जिसे टेबल एनालिसिस कहते हैं, वो हम अगला टॉपिक हमारा वो रहेगा। वो भी आप 10 में से 10 नंबर ले आएंगे, ऐसा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा आपको। और उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का है भी नहीं, छोटा वीडियो वो रहेगा। आपको ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मैं बढ़ा दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो पाए, रिवीजन हो पाए। तो चलिए यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।